हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कल टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, वो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखो। जैसे फर्स्ट पॉइंट, एक क्विक रिविजन करते। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था फ्री वेक्टर्स के बारे में कि फ्री वेक्टर्स क्या रहते हैं। ठीक है, फ्री वेक्टर्स मतलब पोजीशन कैन बी चेंज्ड, पोजीशन कैन बी चेंज्ड, पोजीशन कैन बी चेंज्ड। ठीक है, जिसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैथ्स में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्री वेक्टर्स का ही काम है। सारे वेक्टर्स जो हम करेंगे इसमें, वो सारे वेक्टर्स क्या है, वो सारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स है। ओके, फ्री वेक्टर्स मतलब ये यहाँ पे एक वेक्टर लिखा मैंने, तो ये वेक्टर, ये सपोज ए बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एज इट इज मैंने ट्रांसफर कर दिया बस यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी वेक्टर को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट वेक्टर इज फ्री वेक्टर। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था मैंने, वो था यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। और थर्ड एक देखा था हमने, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। मतलब अगर मुझे पोजीशन इंटरचेंज करनी है अल्फाबेट्स की, तो उसकी साइन चेंज कर देनी है आपको बस, तो दैट इज निगेटिव ऑफ वेक्टर। ये तीन चीजें आप लोग याद रखो इसमें। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है, दैट इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है वो देखेंगे अब सबसे पहले। अब अगर सपोज मैंने एक फिगर चूज की, सबसे पहले इसमें आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो एक सपोज अगर मैंने ट्राइंगल लिया, एक कोई भी एक ऐसा रैंडम ट्राइंगल दैट इज ए बी सी। ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लोगों का हो चुका है फिजिक्स में, फिर भी एक और बार देखते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ए बी वेक्टर एडिशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है, दिस इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब आप लोगों को कब लगाना है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक बात आप ध्यान में रखो, जब फर्स्ट वेक्टर का लास्ट अल्फाबेट और सेकेंड वेक्टर का फर्स्ट अल्फाबेट ये दोनों अगर सेम है तो हमेशा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना है। आप लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें बस ए बी प्लस बी सी है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो कॉमन अल्फाबेट है वो गायब कर दो, और जो बचे हुए दो अल्फाबेट्स रहेंगे दैट विल बी योर आंसर, दैट इज ए सी वेक्टर। तो ये है ट्राइंगल ऑफ एडिशन। ऐसे आप लोग कितने भी वेक्टर्स के लिए ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर। ओके, तो इसमें अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो, ये कॉमन है, इसका सेकेंड अल्फाबेट और सेकेंड का फर्स्ट अल्फाबेट दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर ये सेम है तो यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगेगा, तो ये कॉमन वाला लेटर आप गायब कर दो, जो बचेगा दैट विल बी योर आंसर, मतलब पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर। अब इसमें आर कॉमन है तो आर को गायब कर दो, अगर आर को गायब कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा फिर पी एस वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर विल बी पी एस वेक्टर, तो इसका एडिशन क्या आएगा, पी एस वेक्टर।
ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कब लगेगा, फिर से सुनो, जब दो वेक्टर्स एक का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो ये पास में लाओ, जो कॉमन अल्फाबेट है वो गायब करो एंड रिमेनिंग 2 अल्फाबेट्स विल बी योर आंसर। ठीक है, मतलब अगर फिर से अगर मुझे देखना है ए बी वेक्टर प्लस बी एन वेक्टर, तो इसमें b कॉमन है तो ये b को हटा दो। अगर मैंने ये b को हटा दिया तो कौन से दो अल्फाबेट्स बचे, ए एन, तो इसका आंसर आएगा ए एन वेक्टर। दिस इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ऐसे आप लोग कितने भी वेक्टर्स के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकता हूँ। ऐसे मैं 3 4 5 कितने भी वेक्टर्स लूँ तो हर जगह ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ही लगेगा। ठीक है, ओके, तो दिस इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें नेक्स्ट आता है अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि अगर सपोज मैंने दो वेक्टर्स लिए विच रिप्रेजेंट्स 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये है A, दिस इज C एंड दिस इज B, तो AB प्लस AC। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा ऐसे। तो इसका रिजल्टेंट आएगा AD वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, जब मैं करूंगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू AD वेक्टर। मतलब दो साइड्स का एडिशन विल बी इक्वल टू द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कब लगता है, जब दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा लो आप लोग। ठीक है, और जब ठीक है, बेसिक डिफरेंस देखो इन दोनों में क्या है, इसमें दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, इसमें एक का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, तो ट्राई ये करो कि हर जगह ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगे। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम लोग अवॉइड करेंगे जितना अवॉइड कर सकते, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो। ठीक है, कभी भी अगर डायगोनल निकालना रहा आप लोगों को पैरेललोग्राम का तो इसी फॉर्मूले से निकालना है आप लोगों को। ओके, तो दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर की एडिशन बस यही दो टाइप्स में होगी, एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब स्केलर का मतलब कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट। अगर मैंने एक वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली क्या होता है वो देखेंगे अभी सबसे पहले। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले इसमें। अगर सपोज इसमें ये एक वेक्टर लिया मैंने, ए वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ IJ के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, उसका एडिशन। दिस इज योर ए वेक्टर। तो अब अगर सपोज ये ए वेक्टर को मैंने कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट से, मतलब सपोज अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, कंसिडर करो मैंने ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2a वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये क्या किया मैंने, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 2√3। ठीक है,
अगर सपोज इसी को मैंने अभी 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर ए वेक्टर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3a वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो अब इस केस में देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, तो अभी आप लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, अगर मैं कोई भी वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही कांस्टेंट उसके मैग्नीट्यूड को भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड भी ट्वाइस बढ़ गया, अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड भी थ्राइस से बढ़ गया, 3 टाइम्स से। तो एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, जब मैं कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, तो ज्योमेट्रिकली अगर देखना है तो क्या होता है कि अगर सपोज ये ए वेक्टर है, कल मैंने क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो रहेंगी दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो अगर मैंने सपोज इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी ट्वाइस बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ट्वाइस बढ़ रहा है मतलब उसकी लेंथ ट्वाइस बढ़ रही है, तो इसका मतलब ट्वाइस ए वेक्टर उसके डबल आएगा, दिस विल बी योर ट्वाइस ए वेक्टर। ठीक है, अगर सपोज मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया इसे तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ रहा है मतलब उसकी लेंथ 3 टाइम्स बढ़ रही है, तो इसकी लेंथ 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो इसकी लेंथ ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये हो गया मेरा 3a वेक्टर। ठीक है, तो एग्जैक्टली होता क्या है समझ गए आप लोगों को, कि अगर सपोज मैंने कोई भी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से तो होता क्या इसमें उसकी लेंथ भी उतने टाइम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर इसमें बस ये एक पॉइंट ध्यान में रखो, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, length of line segment increases, length of line segment increases that constant times, मतलब जितने कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतने टाइम से उसकी लेंथ बढ़ जाएंगी। ठीक है, मतलब उतनी बड़ी हो जाएंगी उसकी लेंथ। तो अगर सपोज कंसिडर करो कि अगर ए वेक्टर को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, उसकी लेंथ 5 टाइम्स बढ़ जाएंगी। तो कोई भी एक रैंडम वेक्टर है अगर कोई भी एक रैंडम वेक्टर लिख रहा हूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू जिसका मैग्नीट्यूड 20 आया, तो 5a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 5a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 20, सो इट विल बी 100। अगर सपोज मैंने 10a देखा तो 10a क्या आएगा, 10a विल बी 10 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे लेंथ ऑफ वेक्टर मतलब लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट भी बढ़ जाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखो। ओके ठीक है, तो एक बार देख लो आप, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर एंड दिस इज addition of vectors. First is triangle law of addition and second is parallelogram law of addition. Okay, इसमें एक और पॉइंट याद रखो आप लोग, थर्ड इज रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो आप लोग कि अगर कहीं पे भी आप लोगों को रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर पूछा है तो इफ ए वेक्टर इज एनी वेक्टर
then reciprocal of A vector is given as 1 upon magnitude of A vector into A cap. ये है reciprocal of a vector. This is your reciprocal of a vector. Reciprocal of a vector का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखो, ओके। तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या रहता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज वेक्टर obtained by joining origin with the point. This is your position vector, ठीक है। तो कोई भी अगर सपोज मैंने स्पेस में एक पॉइंट कंसिडर किया, this is your x axis, this is y and this is z axis and this is your origin, ठीक है। तो अगर स्पेस में कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने कंसिडर किया दैट इज P, तो ओरिजिन और P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर OP वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। ये मेरा पॉइंट P है और दिस इज योर ओरिजिन। ओरिजिन और P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, विच इज OP वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज OP वेक्टर एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल p वेक्टर। तो स्मॉल p वेक्टर भी अगर मैं लिख रहा हूं तो उसका मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? इसका पोजीशन वेक्टर आएगा OA वेक्टर, ठीक है, या फिर स्मॉल a वेक्टर। दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखो। आगे जाके वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे स्मॉल a वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A है। आप लोगों को सीधा सीधा कंसिडर करना है कि स्मॉल a वेक्टर का मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज OA वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या रहता है? पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ओरिजिन विद द पॉइंट, ठीक है। इसमें आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज यूनिक, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज यूनिक। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज यूनिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कोई भी एक पॉइंट के लिए एक ही पोजीशन वेक्टर आएगा, उसके अलावा और कोई पोजीशन वेक्टर नहीं आता है। मतलब सपोज अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे A वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। अगर ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर फिक्स हो गया, अभी ए की पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है। उसमें 2i प्लस 3j प्लस 5k यही उसका पोजीशन वेक्टर आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। इसका यूज क्या है कि अगर सपोज मैंने ए वेक्टर को कंसिडर किया
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो सीधा सीधा आप लोगों को क्या करना है, पोजीशन वेक्टर यूनिक क्वांटिटी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा कंपैरिजन करके आंसर निकालना है। तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऐसा हर एक वेक्टर के लिए होगा, इसलिए ये पॉइंट लिख के दिया है मैंने। अगर सपोज कोई भी वेक्टर के लिए अगर एक साइड अननोन है और दूसरी साइड नोन है, तो सीधा सीधा कंपैरिजन करो और आई जे के कोएफिशिएंट्स जो है वो इक्वेट करो। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं ऐसा भी लिख रहा हूँ p माइनस 2i प्लस 3j प्लस 7k इज इक्वल टू 8i प्लस yj प्लस 7k। अगर उन्होंने बोला है कि ये दो वेक्टर्स इक्वल है, तो ये दो वेक्टर्स इक्वल है मतलब ये एक फिक्स पोजीशन हो गई अभी। तो सीधा सीधा आप लोगों को क्या करना है, पोजीशन वेक्टर यूनिक है इसलिए सीधा सीधा आप लोगों को कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके आंसर निकालना है। अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो इसका मतलब p माइनस 2, सीधा सीधा आई जे के कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर दो। p माइनस 2 विल बी इक्वल टू 8, उसके बाद 3 विल बी इक्वल टू y एंड लास्टली 7 इज इक्वल टू 7 तो है ही। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे p माइनस 2 इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएंगी, p विल बी इक्वल टू 10। तो पोजीशन वेक्टर यूनिक है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो सीधा सीधा आप लोगों को i j k के कोएफिशिएंट्स क्या करना है, इक्वेट कर देना है। i को i के साथ इक्वेट करो, j को j के साथ इक्वेट करो और k को k के साथ इक्वेट करो, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। हमेशा अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उसके i j k के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल ही आएंगे। ठीक है, और कोई आंसर नहीं आएगा उसमें, यूनिक रहता है ये पोजीशन वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो सीधा सीधा आप लोगों को i, j और k के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p। ओके, अब अगर सपोज रैंडम मेरे को स्पेस में कोई वेक्टर निकालना है, अगर सपोज अभी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है मेरे को, कि अगर ये a वेक्टर है, ए बी वेक्टर कंसिडर करो, दिस इज ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ओ ए बी एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों अल्फाबेट्स से में ये गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से ए बी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन वेक्टर क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये है आप लोगों का फॉर्मूला, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज सेकेंड अल्फाबेट माइनस फर्स्ट अल्फाबेट, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकेंड अल्फाबेट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें। ठीक है, मतलब अगर सपोज मैं लिख रहा हूँ पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर इज रिटन एज क्यू माइनस पी। इफ आई एम राइटिंग एम एन वेक्टर, तो एम एन वेक्टर विल बी इक्वल टू एन माइनस एम, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं। इफ आई एम राइटिंग डी एफ वेक्टर, तो डी एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ माइनस डी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, इससे मैं कोई भी एक रैंडम वेक्टर स्पेस में निकाल सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओके। तो अब एक क्विकली आप लोगों को एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसे आया ये बता देता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, क्योंकि उसी तरह से हम लोगों को बाकी के अभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये मेरा पैरेललोग्राम लॉ, ए सी बी एंड दिस इज
डी, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोला था मैंने, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए डी वेक्टर। अब ये आंसर कैसे आया, ये कैसे आया, इसका एडिशन कैसे हुई, दिस इज नथिंग बट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ही है ये। वो कैसे कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है साइड्स की, अपोजिट साइड्स की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी डी वेक्टर। सोच के देखो, ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी डी वेक्टर, दोनों इक्वल है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वी हैव ए सी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। तो ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट की तो क्या आएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। अब ये वैल्यू क्या होगा, इसमें ट्राइंगल लॉ लगेगा, ये बी जो है ये गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ए डी वेक्टर। इसलिए ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर की एडिशन क्या होगी, ए डी वेक्टर। दिस इज हाउ यू फाइंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, या फिर दिस इज हाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज फॉर्म। ओके, ठीक है। तो एक बार आप देख लो इसे, पोजीशन वेक्टर, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे इसमें। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो देखते हैं अभी। सिर्फ पोजीशन वेक्टर का वो फॉर्मूला याद रखो आप लोग, ठीक है। ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। जितने भी अब हम लोगों को टर्म्स पता है वो टर्म से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, इसकी एडिशन 0 आती है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस से अगर मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये पहले दो वेक्टर्स देखो, ये दो वेक्टर्स में क्या हो रहा है, ये दो वेक्टर्स में आप लोगों को अगर ध्यान से देखा तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि बी कॉमन है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगेगा। तो यहाँ पे ये जो कॉमन अल्फाबेट है वो गायब कर दो, जो बचे हुए दो अल्फाबेट्स आएंगे वो रहेंगे आप लोगों का आंसर। तो अगर बी को गायब कर दिया मैंने तो बचेगा क्या, सिर्फ ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ठीक है। और मैंने क्या लिख के दिया था कल, निगेटिव ऑफ वेक्टर के लिए वो फॉर्मूला बोला था, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। मतलब पोजीशन इंटरचेंज करनी है तो सिर्फ साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर दोनों सेम है, सिर्फ अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस पोजीशन चेंज कर दिया। अगर पोजीशन चेंज कर दी तो बस माइनस साइन डाल देनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ई सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस सी ए प्लस सी ए, आंसर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल है, एक बार आप देख लो इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
in pentagon A B C D E prove that AB plus AE plus BC plus DC plus ED इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC। ये प्रूफ करना है आप लोगों को, ठीक है, इन अ रेगुलर पेंटागन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है, पेंटागन ड्रॉ करो। तो ये मैंने एक पेंटागन ड्रॉ किया। दिस इज योर पेंटागन A B C D and E। तो AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर इज इक्वल टू 2AC। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे भी ट्राइंगल लॉ लगेगा वहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा। अगर यहाँ पे एडिशन दिख रही है आप लोगों को तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाने का ट्राई कर। देखो पहले कहीं पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगता है क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहाँ पे लगता है? जहाँ पे कॉमन अल्फाबेट्स आप लोगों को दिख रहा है, ये ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो फर्स्ट AB वेक्टर एंड BC वेक्टर, ये पास में लाए मैंने। तो अगर ये सपोज मैंने पास में लाए, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे लग सकता है ट्राइंगल ऑफ एडिशन? सेकेंड एंड लास्ट में देखो AE और ED, इसका भी सेकेंड और उसका फर्स्ट सेम है, तो उसे पास में लाया मैंने। AE एंड ED को प्लस AE प्लस ED, और बचा क्या? सिर्फ मेरा DC वेक्टर बचा, तो DC वेक्टर को आखिरी में लिखा। तो बस आ गया आप लोगों का आंसर। अब यहाँ पे देखो केयरफुली, यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगेगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे B गायब हो जाएगा, बचे हुए दो अल्फाबेट्स विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे आएगा AC वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? E, तो वो E गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ AD वेक्टर प्लस यहाँ पे आएगा DC वेक्टर। अगेन यहाँ पे देखो आखिरी के दो वेक्टर्स में, ये आखिरी के दो वेक्टर्स में भी क्या हो रहा है, ये अल्फाबेट्स कॉमन है, तो ये D गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ AC वेक्टर। तो आंसर विल बी AC प्लस यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? AC वेक्टर। तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? AC प्लस AC विल बी 2 टाइम्स AC वेक्टर विच इज इक्वल टू RHS। तो बस आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे ट्राइंगल ऑफ एडिशन लग रहा है वहाँ पे ट्राई करो कि ट्राइंगल ऑफ एडिशन लग जाए। पूरे क्वेश्चन में ये देखो कि ट्राइंगल ऑफ एडिशन कहीं पे लगता है क्या। अगर वो ट्राइंगल ऑफ एडिशन लग रहा है तो वो लगा दो, यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है इसके क्वेश्चन, कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं करना पड़ता है इसमें। ऐसे आप लोगों को सारे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में, CET में, ठीक है। ओके, बार देख लो, आप लिख लो इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ABCDEF is a regular hexagon, ठीक है।
then show that AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector plus AF vector is equal to 3 times AD vector is equal to 6 times BC vector. ये प्रूफ करना है आप लोगों को, ठीक है। दिस इज योर रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा इसे वर्टिकल निकालते हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी जाए। दिस इज योर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होता है? रेगुलर हेक्सागोन मीन्स ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल, ठीक है। हर एक की लेंथ इक्वल है। तो इसमें अभी देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए डी। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। इसमें अभी आप लोगों को दिख रहा है कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन तो कहीं पे नहीं लगेगा क्योंकि हर जगह क्या है, इनिशियल पॉइंट सेम है। तो मतलब आप लोगों को इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा के देखना है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, सीधा सीधा उसके पैरेलल जो साइड है उसे सब्स्टिट्यूट कर देते थे, उससे ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगता है। तो अकॉर्डिंगली मैंने देखा LHS में AB वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें AB वेक्टर विल बी इक्वल टू कौन से साइड आएंगी? AB वेक्टर विल बी इक्वल टू, अगर देखा मैंने केयरफुली तो ED वेक्टर आएगा। तो AB वेक्टर, ठीक है, पहले लिख देते AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF। तो अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में AB वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या आएगा? इसके पैरेलल और अपोजिट कौन सी साइड है? इट इज ED। तो इसे लिखा ED वेक्टर, ठीक है। ED वेक्टर ही लिखना है, DE वेक्टर नहीं चलेगा। DE वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, DE ऐसा होता है, लेकिन AB वेक्टर की इक्वल कौन सा है? इसी डायरेक्शन में वेक्टर देखना है मेरे को। तो वो वेक्टर कौन सा है? ED वेक्टर प्लस, अब AC के इक्वल कौन सा आएगा? AC के इक्वल ये FD आएगा। तो इसे लिखा, AC को लिखा FD प्लस AD को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे AD में प्रूफ करना है, एंड AE प्लस AF, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये दो क्यों नहीं चेंज किए? क्योंकि अब इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग रहा है, इसलिए वो चेंज नहीं किए मैंने, ये आखिरी के दो, ठीक है, इनको ऐसे ही रहने दिया। तो अब बस यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट और ये फोर्थ वेक्टर, इनको पास में लाया, AE प्लस ED, ओके। उसके बाद और कहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग रहा है? ये देखो, ये सेकेंड और ये लास्ट वेक्टर में, तो इसे पास में लाया, तो ये आएगा AF प्लस FD, और आखिरी में क्या है, ये AD वेक्टर को एज इट इज रखा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगेगा, यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगेगा, तो AE प्लस ED, इसका आंसर क्या आएगा? E जो है वो E गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ AD वेक्टर प्लस, अब AF प्लस FD में क्या हो रहा है? AF प्लस FD में वापस F गायब होगा, बचेगा क्या? AD वेक्टर प्लस,
आखिरी का AD वेक्टर, तो AD प्लस AD प्लस AD यू गेट 3 टाइम्स AD। तो ये हो गया प्रूफ 3 टाइम्स AD। और क्या प्रूफ करना है आप लोगों को, ये क्या है 6 टाइम्स BC। अब ये AD वेक्टर आ गया तो BC अगर आप लोग देखोगे रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है, ये साइड जो रहती है, ठीक है, ये साइड AD वेक्टर रेगुलर हेक्सागोन बोला है, मतलब इसमें क्या होता है AD वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स BC, सीधा सीधा BC का डबल रहता है ये AD, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 2 टाइम्स BC, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स BC वेक्टर। तो दिस इज हाउ यू प्रूव इट, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप लोगों को बस ये ट्राई करना है कि कहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगता है और कहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली ऐसे वेक्टर सॉल्व करो, ठीक है। ट्राई आप लोगों को यही करना है कि हर जगह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये आप बात आप ध्यान में रखो कि आप लोगों को सिर्फ ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब आप लोगों को बीच का जो अल्फाबेट है वो गायब करना रहता है, बचे हुए 2 अल्फाबेट्स आप लोगों का आंसर रहेगा, उससे सारे आंसर आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। बस आप लोगों को ये देखना है कि कौन सी साइड पैरेलल एंड इक्वल आएंगी उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये एक बार देख लो आप। ठीक है, तो एक बार एक लास्ट एक क्विक रिवीजन कर देते अभी तक जो हुआ इसमें। सबसे पहले वापस फ्री वेक्टर्स, मैथ्स में सारे फ्री वेक्टर्स ही है ये बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। थर्ड AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस BA वेक्टर, पोजीशन में इंटरचेंज कर सकता हूँ। फोर्थ क्या रहता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन AB प्लस BC इज इक्वल टू AC वेक्टर, बीच का जो एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा, बचे हुए 2 अल्फाबेट्स विल बी योर आंसर, दिस इज योर ट्रायंगल लॉ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पैरेललोग्राम लॉ, AB प्लस AC विल बी इक्वल टू AD वेक्टर, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ, ओके। सिक्स्थ उसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के केस में AB वेक्टर विल बी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। ऐसे आप लोगों को ये 6 चीज़ें अभी तक हुई है हमारी, ये 6 चीज़ें आप लोग याद रखो। एक और पॉइंट बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड, ये अपने मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो लेंथ बढ़ जाती है उसकी उतने टाइम्स। तो फिलहाल आप लोग ये 6 पॉइंट्स याद रखो, इसी 6 पॉइंट्स के बेसिस पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस कल देखेंगे, ओके। थैंक यू।